शहर के तीन दोस्त जो एक शहर के रिसर्च लैब में काम करते हैं। एक रात की बात है जब शहर के वो तीन दोस्त सूरज, अजय और राकेश ये रामगढ़ गांव पे रिसर्च करने बस से रामगढ़ गांव की तरफ निकले थे। जंगल के रास्ते से बस ऐसी चल रही थी कि मानो कोई बैलगाड़ी चल रही हो। बस पूरी तरह से खटारा हो चुकी थी। इसकी वजह से बस की रफ्तार बहुत ही धीमी थी। रात के ठीक 8 बज चुके थे। रास्ता सुनसान भयानक जंगल का था। उस रास्ते से मानो किसी ने आना ही बंद कर दिया हो। उस रास्ते से ना कोई गाड़ी दिख रही थी ना कोई इंसान। सिर्फ उस रास्ते से किसी उल्लू की और जंगल से भेड़िए की आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक कुछ ही सामने जाते जाते बस झटके खाते हुए उस भयानक डरावने जंगल के रास्ते पर बंद पड़ जाती है। जैसे ही बस बंद पड़ी तभी बस का ड्राइवर बस से नीचे उतरा और उसने बस के टायर को देखा तो बस का टायर पंचर हो चुका था। उस टायर की हवा पूरी तरह से निकल चुकी थी। यह सब देख के ड्राइवर अपने माथे पे अपना हाथ रख के बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? बस के टायर की तो हवा ही निकल गई। ये बस का पहिया तो पंचर हो गया। अब इस सुनसान जंगल में कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। बस ड्राइवर ये सब बोल ही रहा था कि उतने में वो तीन दोस्त जो रामगढ़ गांव पे रिसर्च करने इस बस से रामगढ़ गांव जा रहे थे, वो तीनों बस से नीचे आ गए। अरे भाई साहब, क्या हुआ बस को? और बस क्यों रुकवा दी? आपको पता नहीं कि ये जंगल कितना भयानक और डरावना है? आप देख नहीं रहे हो कि इस जंगल से कैसे डरा देने वाली जंगली जानवरों की आवाजें आ रही है? हाँ भाई साहब, इस जंगल से जोर जोर से किसी की चिल्लाने की आवाजें आ रही है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। रात भी बहुत हो गई है। और इतने रात को आपको क्या बस रोकने के लिए यही जगह मिली थी क्या? अरे बेटा, मैंने बस जानबूझकर नहीं रोकी है। बस के टायर की हवा निकल चुकी है। बस का पहिया पंचर हो गया है, इसीलिए बस अपने आप झटके खाते हुए बंद पड़ गई। क्या ये क्या बोल रहे हो भाई साहब? बस पंचर हो गई है तो अब हम रामगढ़ गांव कैसे जाएंगे? और रात का समय और ऊपर से इतना डरावना जंगल। तो अब हमें क्या इस भयानक डरावने जंगल के रास्ते क्या पूरी रात अकेले बितानी पड़ेगी क्या? बेटा, मैं भी क्या कर सकता हूँ? अब मेरे पास भी दूसरा कोई और रास्ता नहीं है जो बस को ठीक कर सके। ड्राइवर की बात सुनकर सूरज, अजय और राकेश के चेहरे पर पसीना आ गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। तभी धुंध के बीच से एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए उनकी तरफ आता दिखा। उसके पैरों की आवाज तक नहीं आ रही थी। साहब, इस जंगल में रात बिताना मौत के गले लगने जैसा है। यहाँ की हवाओं में पहरा है। अगर गांव जाना है तो मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हें जंगल के छोटे रास्ते से रामगढ़ की सरहद तक छोड़ दूंगा। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ड्राइवर ने बस में ही रुकना ठीक समझा, पर सूरज, अजय और राकेश उस बूढ़े आदमी के पीछे जंगल की घनी झाड़ियों में निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़े, रास्ता और डरावना होता गया। अचानक अजय को महसूस हुआ कि कोई उसका पैर खींच रहा है। चलते चलते राकेश ने सूरज को कहा, सूरज, मुझे जंगल का रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये बूढ़ा बहुत तेज चल रहा है और इसकी परछाई क्यों नहीं दिख रही हमें? सूरज ने उस बूढ़े पे गौर किया। लालटेन की रोशनी में उन तीनों की परछाई तो बन रही थी, लेकिन लालटेन की रोशनी में उस बूढ़े आदमी की कोई परछाई नहीं थी। इससे पहले कि वो बूढ़े आदमी को कुछ पूछते, अचानक जंगल में एक तेज चीख गूंजी। हवा का एक ऐसा झोंका आया कि तीनों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। जब वे उठे तो देखा कि वो बूढ़ा आदमी गायब था। सिर्फ उसकी लालटेन एक पेड़ की टहनी पर लटकी जल रही थी। वो बुढ़ा हमें इस भयानक जंगल बीच रास्ते में छोड़कर कहाँ चला गया? अब हम कहाँ जाएं? अब हम रामगढ़ गांव कैसे जाएंगे? कभी उन्हें महसूस हुआ कि जंगल के पेड़ अपनी जगह बदल रहे हैं। जिस रास्ते से वे आए थे वहां अब सिर्फ कटीली झाड़ियां थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी। सूरज, अबे वो अजय, इस जंगल में कोई तो है जो हमें रामगढ़ गांव जाने से रोक रहा है। उस तरफ रोशनी दिख रही है, चलो उधर चलते हैं। तीनों अपनी जान बचाकर उस रोशनी की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके कपड़े खींच रही हो।
और उनके कानों में फुसफुसा रही है। चलते चलते तीनों दोस्त जंगल से बाहर निकले। जैसे ही वो जंगल के बाहर निकले, वैसे ही वो तीनों रामगढ़ गांव के पुराने मंदिर के पास पहुंचे। अरे यार, ये रामगढ़ गांव का मंदिर इतना टूटा फूटा क्यों है? यार मुझे तो रामगढ़ गांव में जाना मतलब मौत को दावत देने जैसा दिख रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम यहाँ से वापिस शहर चले जाते हैं। ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ये क्या बोल रहा है बे तू सूरज? इतने दूर रामगढ़ गांव आके तू वापिस शहर जाने का सोच भी कैसे सकता है? तू क्या पागल हो गया है क्या? अरे हाँ यार सूरज, अब इतने दूर आए हैं तो हम एक बार रामगढ़ गांव के अंदर जाके तो देखते हैं कि उस गांव में क्या है। इतना बोल के तीनों दोस्त रामगढ़ गांव के बीच चले जाते हैं। जैसे ही तीनों ने गांव में अपने कदम रखे तो रामगढ़ गांव का सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी पलकें झपकने की आवाज भी सुनाई देने लगी। रामगढ़ गांव की गलियां वीरान पड़ी थीं। जैसे ही सूरज, अजय और राकेश रामगढ़ गांव की उन वीरान और धुंध भरी गलियों में दाखिल हुए, सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके जूतों की आवाज पत्थर से टकराकर गूंज रही थी। तभी उनकी नजर एक पुराने घर के सामने जल रही आग पर पड़ी। वहां 4 लोग खामोश बैठे आग सेंक रहे थे। तीनों दोस्त घबराते हुए उनके पास पहुंचे। आग की मध्यम रोशनी में उन चारों के चेहरे बड़े अजीब और डरावने लग रहे थे। नमस्ते चाचा, हम लोग शहर से इस आपके रामगढ़ गांव पे रिसर्च करने आए हैं, लेकिन कुछ दूर जंगल में हमारी बस खराब हो गई। इसी वजह से हम वहां से चलकर यहाँ तक पहुँचे। क्या हमें यहाँ रात बिताने के लिए कोई जगह मिल सकती है? आग के पास बैठा एक बुजुर्ग आदमी ने सर उठाया। वो रामलाल था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्यों नहीं बेटा, तुम लोग इस बात की कोई चिंता मत करो। तुम तीनों आज मेरे घर में रुक सकते हो। इस रामगढ़ की धरती पर जो एक बार आ जाता है वो यहाँ का मेहमान बन जाता है। मेरा घर पास ही है, तुम तीनों आज रात वहीं रुक जाओ। तभी बगल में बैठा सोहनलाल, जो एक मेहनती किसान था, उसने कहा, बेटा तुम लोग शहर से आए हो ना? इस रामगढ़ गांव की रातें बहुत लंबी होती हैं। तुम लोग यहाँ संभल कर रहना। शहर के नौजवानों, आज रात रामगढ़ गांव में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही है रामलाल काका। लगता है आज रात कुछ नया होने वाला है। वही साइड में बैठा जवान लड़का संजय बस टकटकी लगा के उन तीनों को घूर रहा था। उसकी खामोशी अजय को चुभ रही थी। चलो बेटा, मेरे घर चलते हैं। रात भी बहुत हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि रात के 10 बज रहे होंगे। चलो मेरे घर जाके तुम लोग खाना खाकर आराम से सो जाना। इतना बोल के रामलाल उन तीनों को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। जाते जाते रामलाल बोलता है, बेटा, तुम तीनों शहर से इस रामगढ़ गांव में किस लिए आए हो? तुम लोगों को पता नहीं कि इस रामगढ़ गांव में रोज रात को कोई ना कोई घटना होती रहती है। ये गांव तुम लोगों के लिए बहुत ही भयानक आफत लाने वाली है। काका, आफत? आपका मतलब क्या है? इस रामगढ़ गांव में कोई रूह घूमती है क्या? बोलो ना काका, आप इतना खामोश क्यों हो? क्या सच में इस गांव में किसी रूह का साया मंडराता रहता है? बेटा, ये बात सच है कि इस गांव में बरसों से एक रूह घूमती है, लेकिन वो किसी को हानि नहीं पहुंचाती जब तक उस रूह को अपने तरफ से कोई पीड़ा नहीं पहुंचाता। थोड़ी देर बाद रामलाल और वो 3 दोस्त रामलाल के घर पहुंचे। घर ऐसा था मानो कोई पुरानी हवेली हो जो गिरने की कगार पर थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि एक औरत कोने में बैठकर चूल्हे पर खाना बना रही थी। बेटा, ये मेरी पत्नी है मायावती। मायावती, देखो शहर से मेहमान आए हैं, इनके खाने का और सोने का इंतजाम कर दो। मायावती ने उनके तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नमी और चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ठीक है जी, आप इन शहर के मेहमानों को बाहर के कमरे में ले जाकर बिठा दीजिए। मैं अभी ताज़ी रोटियां और साग लेकर आती हूँ। बेचारे शहर के बच्चे हैं, इतनी दूर से आए हैं, भूख तो लगी ही होगी। रामलाल उन तीनों को एक प्राचीन कमरे में ले गया। कमरे की छत ऊंची थी
और दीवारों पर जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। थोड़ी ही देर में मायावती पीतल की थालियों में गर्मा गर्म खाना लेकर आई। भूख के मारे तीनों दोस्तों ने बिना कुछ सोचे खाना शुरू कर दिया। खाना खाते खाते अजय की नजर अचानक सामने वाली दीवार पर टंगी एक बहुत पुरानी और धुंधली तस्वीर पर पड़ी। अरे सूरज, राकेश, 1 मिनट रुको। अपनी दाहिनी तरफ वाली उस दीवार को देखो। वहां जो धूल से सनी पुरानी तस्वीर टंगी है, उसमें जो लोग खड़े हैं वे बिल्कुल रामलाल काका, सोहनलाल, हरिलाल, संजय और यहाँ तक कि मायावती माँ के जैसे ही दिख रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर तो देखने में कम से कम 60 से 70 साल पुरानी लग रही है। ये कैसे मुमकिन है कि ये लोग आज भी वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं? अरे भाई अजय, तू क्यों बेकार में इस आधी रात को हमारा दिमाग चाट रहा है? गांव में अक्सर लोग अपने पूर्वजों के जैसे ही दिखते हैं, और वैसे भी पुरानी फोटो में सब एक जैसे ही लगते हैं। चुपचाप खाना खा और सोने की तैयारी कर। सुबह हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। खाना खत्म होते ही मायावती बिना कुछ बोले बर्तन समेटकर अंधेरे में विलीन हो गई। रात के करीब 12 बज रहे थे। तभी अचानक कमरे के भीतर का तापमान इतना गिर गया कि तीनों की हड्डियां कांपने लगी। सन्नाटा इतना गहरा था कि बाहर हवा चलने की आवाज भी किसी के रोने जैसी सुनाई दे रही थी। भाई अजय, राकेश, क्या तुम लोगों को भी बाहर से कुछ सुनाई दे रहा है? दीवार के पीछे वाले कमरे से किसी के सिसकने की आवाज आ रही है। आवाज बिल्कुल मायावती माँ की जैसी लग रही है, मानो वो किसी गहरे दुख में रो रही हो। सूरज ने हिम्मत जुटाई और दीवार की एक पुरानी खिड़की के पास जाकर बगल वाले कमरे में झांका। जो नजारा उसकी आंखों के सामने था, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। बगल के कमरे में मायावती और रामलाल जमीन पर बैठकर विलाप कर रहे थे और उनके शरीरों से नीला धुआं निकल रहा था। देखते ही देखते उनकी खाल पिघलने लगी। भागो अजय, राकेश, अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। ये लोग इंसान नहीं हैं, ये तो रूहें हैं। मैंने अपनी आंखों से उनका शरीर गलते हुए देखा है। हम मौत के जाल में फंस गए हैं। तीनों ने जैसे ही दरवाजे से बाहर भागने लगे, वे पागलों की तरह गांव की वीरान गलियों में भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे गांव के चौक पर पहुंचे, उन्हें वही सोहनलाल और हरिलाल मिले, जो अब भी उसी आग के पास बैठे थे और उनके चेहरे अब डरावने और धुंधले पड़ चुके थे। मेहमानों, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो रात शुरू हुई है और तुम्हें तो रामगढ़ का पूरा सच जानना था ना, तो अब भाग क्यों रहे हो? डर के मारे तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बिना पीछे मुड़े गांव के उसी पुराने और टूटे फूटे मंदिर की तरफ भागे। तभी उनके पीछे से रामलाल की आवाज आई, जिसमें एक रूहानी दर्द छुपा हुआ था। ठहरो बच्चों, डरो मत। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। हम तो वो बदनसीब रूहें हैं जो 50 सालों से इस रामगढ़ गांव में कैद हैं। हम तुम्हें उस असली शैतान से बचाना चाहते हैं जो जंगल में तुम्हें मिला था। झूठ मत बोलो, तुम सब छलावे हो। उस तस्वीर में तुम सब मरे हुए दिख रहे हो। फिर तुम हमसे क्या चाहते हो? हमें जाने दो। बेटा, 50 साल पहले महामारी ने इस गांव को खत्म कर दिया था। तब से हमारी रूहें इस रामगढ़ गांव में भटक रही हैं। लेकिन इस गांव की सीमा पर एक दुष्ट साया रहता है, जो हर मुसाफिर को मारकर उसकी रूह को गुलाम बना लेता है। वो बूढ़ा जो लालटेन लेकर तुम्हें यहाँ लाया था, वही वो शैतान है। काका, अगर वो शैतान है तो उसने हमें मारा क्यों नहीं? वो अब कहाँ है? वो मंदिर की दहलीज पार नहीं कर सकता। वो बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो सरहद की ओर। तीनों ने उस गांव के सरहद पर देखा कि वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें अब अंगारों जैसी लाल थीं। बेटा, तुम लोग यही मंदिर के पास रहना। हम अपनी बची कुची शक्ति लगाकर उसे उधर ही रोकेंगे। बस भगवान का नाम लेते रहना। पूरी रात सूरज, अजय और राकेश मंदिर के बाहर एक कोने में दुबके रहे। बाहर का मंजर डरावना था।
रामलाल और बाकी ग्रामीण उस साए से लड़ रहे थे जो मंदिर के पास आने की कोशिश कर रहा था। काका, आप लोग अपनी रूहों को खतरे में क्यों डाल रहे हैं? आप हमें क्यों बचा रहे हैं? शायद यही हमारी मुक्ति का रास्ता है बेटा। आज तुम तीनों की जान बचाकर हमें उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। बस शहर जाकर सबको ये जरूर बताना कि रामगढ़ के लोग आज भी इंसानियत जानते हैं। देखते ही देखते आसमान में भोर की लाली छाने लगी। जैसे ही रात के 12 बजे, तभी वो भयानक शैतान एक तेज चीख के साथ, राख के साथ हवा में बदल गया और धीरे धीरे रामलाल, मायावती, सोहनलाल, हरिलाल और संजय भी उसी हवा में विलीन होने लगे। रामलाल काका, मायावती माँ, आप लोग हमें छोड़कर इस तरह कहाँ जा रहे हो? क्या हमारी मुलाकात बस यही तक थी? आपने अपनी रूहों को उस शैतान के सामने झोंक दिया सिर्फ हमें बचाने के लिए। हम आपका ये एहसान कैसे उतारेंगे? क्या हम फिर कभी इस रामगढ़ की चौखट पर आपसे मिल पाएंगे? ये सुन के वो सभी लोग हवा में सफेद रोशनी के परछाई में सामने आए। तभी मायावती उनको बोली, नहीं बेटा, अब हमारा समय इस धरती पर पूरा हो चुका है। 50 सालों से हम एक ऐसी कैद में थे जहाँ न नींद थी और न चैन। आज तुम बच्चों की जान बचाकर हमें वो पुण्य मिला है जिसने हमारे मोक्ष के द्वार खोल दिए हैं। अब हमें उस परम शांति की ओर जाना है जहाँ ना कोई शैतान होगा और ना कोई डर। तुम बस खुश रहो और याद रखना कि ममता मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ है। जैसे जैसे रात होती गई, पीछे से तेज हवा चलने लगी। वो पूरा वीरान गांव एक सुनहरी धुंध में लिपटने लगा। रामलाल, मायावती, सोहनलाल और गांव के वे तमाम रक्षक मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हवा में पारदर्शी होने लगे। देखते ही देखते वो डरावना सन्नाटा एक सुकून भरी शांति में बदल गया और वे सब एक दिव्य ज्योति बनकर आसमान में विलीन हो गए। अजय, अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। हमको जल्दी, जिस बस से हम इस गांव की तरफ आए थे, जल्दी हमें उस बस के पास जाना होगा। तीनों उस रामगढ़ गांव की सरहद को पीछे छोड़ के उस जंगल के रास्ते बस जे तरफ जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो तीनों झाड़ियों से उस बस के पास पहुंच जाते हैं। ड्राइवर भाई, जल्दी बस स्टार्ट करो। मेरा दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा है। यहाँ से हमें जल्दी निकलना होगा। अरे बेटा, तुम लोग कहाँ चले गए थे और अभी अचानक आप लोग इन झाड़ियों से कहाँ से निकल आए? मैं तो पूरी रात टॉर्च लेकर आपको ढूंढता रहा, पर मुझे तो यहाँ सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं दिखा। और कमाल देखिए, बस का टायर जो पूरी तरह से फट चुका था, वो कुछ ही घंटों में अपने आप ठीक हो गया, जैसे किसी ने रातों रात नया टायर लगा दिया हो। ड्राइवर भाई, अब सवाल मत कीजिए। बस इस जंगल की सरहद से जितनी जल्दी हो सके बस को बाहर निकालिए। यहाँ जो हमने देखा है वो विज्ञान की किसी किताब में नहीं लिखा है। यहाँ रूहें आज भी पहरा देती हैं और मेहमानों की रक्षा के लिए खुद को मिटा देती हैं। खटारा बस एक बार फिर हिचकोले खाते हुए कच्चे रास्ते पर चल पड़ी। जैसे ही बस जंगल के मुख्य द्वार से बाहर निकली, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। अजय, वो तस्वीर जो हमने उस दीवार पर देखी थी, उसमें रामलाल काका और मायावती माँ बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे कल रात हमारे सामने खड़े थे। इसका मतलब वो महामारी कितनी भयानक रही होगी जिसने एक हंसते खेलते गांव को कब्रिस्तान बना दिया। हाँ राकेश, और सबसे बड़ी बात यह है कि मरने के बाद भी उनके अंदर की इंसानियत नहीं मरी। वो शैतान जो लालटेन लेकर हमें मारने आया था, वो बुराई का प्रतीक था और रामलाल काका अच्छाई का। आज अच्छाई की जीत हुई है और हमें एक नया जीवन मिला है। रामगढ़ का वो सच अब हमारे सीने में दफन रहेगा। हम शहर जाकर रिसर्च रिपोर्ट तो जमा करेंगे, लेकिन उसमें रूहों का जिक्र नहीं, बल्कि उन रक्षकों के बलिदान की अनकही गाथा होगी। ये हमारा उनके प्रति सम्मान होगा। बस की धीमी रफ्तार अब उन्हें परेशान नहीं कर रही थी, क्योंकि उनके पास सोचने के लिए यादों का एक बड़ा पहाड़ था। कुछ देर में बस शहर के बस स्टैंड पे पहुंच जाती है। शहर की चकाचौंध भरी सड़कों पर पहुंचते ही उन्हें सब कुछ अजीब लगने लगा।
वो सन्नाटा और वो रूहानी जुड़ाव अब भी उनके साथ था। सूरज, क्या हमें दुनिया को सच बताना चाहिए? क्या हमें वो फोटो और वहां की मिट्टी के नमूने दिखाने चाहिए? लोग शायद हमें पागल समझेंगे या फिर उस गांव को हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा। नहीं राकेश, विज्ञान सिर्फ उसी पर यकीन करता है जिसे वो देख सके या छू सके। हमने जो महसूस किया है वो रूहे है। हम बस इतना लिखेंगे कि रामगढ़ अब सुरक्षित है और वहाँ कोई महामारी का अंश नहीं बचा है, ताकि वहाँ की रूहों को अब कोई और मुसाफिर परेशान ना करे। तभी तीनों दोस्त वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। उस रात सूरज अपने घर की बैल्कनी में खड़ा आसमान को देख रहा था। अचानक उसे हवा में वही मोगरे के फूलों की भीनी भीनी खुशबू आई जो मायावती माँ के पास से आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद दे रहा है। लगता है रामलाल काका और मायावती माँ स्वर्ग पहुँच गए हैं। उनको शांति मिल गई है। ये खुशबू उनके वहां पहुंचने का संदेश है। शुक्रिया भगवान कि आपने हमें उस रात रामगढ़ भेजा और इन नेक रूहों से मिलवाया। दिन, महीने, साल गुजरते गए। एक रात की बात है जब वही तीन दोस्त अजय के घर में बैठ के बातें कर रहे थे। सूरज, आज 5 साल हो गए उस रात को। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वो खटारा बस और वो नीली आग साफ दिखाई देती है। क्या तुम्हें लगता है कि वहां अब कोई और गांव बसेगा? गांव तो बस जाएगा अजय, लेकिन रामलाल काका जैसा मुखिया और मायावती माँ जैसा दिल अब मिलना मुश्किल है। वो गांव अब सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं, हमारी रूह का हिस्सा बन चुका है। मैंने उस रात की हर बात इस डायरी में लिखी है, ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं तो अपने पोते पोतियों को बता सकें कि डर के उस पार एक बहुत ही खूबसूरत और रूहानी सच्चाई भी होती है। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की। सूरज को फिर से वही एहसास हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे दूर एक धुंधली सी आकृति दिखी। क्या वो संजय है? अभी दूर खड़ा संजय उनके पास आ जाता है। भाइयों, घबराओ मत। मैं तो बस ये देखने आया था कि शहर की भीड़ में तुम हमें भूल तो नहीं गए। रामलाल काका और मायावती माँ बहुत खुश है। वे हमेशा तुम्हारी तरक्की की दुआ करते हैं। संजय भाई, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? तुम लोगों ने हमें जो जीवन दान दिया है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। रामलाल काका और मायावती माँ को हमारा प्रणाम कहना। संजय का वो धुंधला साया धीरे धीरे उस कमरे से हवा में गायब हो गया। ये सब देख के तीनों दोस्त संजय को देखते रहे। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि गौरव के आंसू थे। आज मुझे गर्व है कि मैं उस रात उस बस में था। अगर वो बस खराब नहीं होती तो मैं कभी असली रामलाल काका से नहीं मिल पाता। और मैं कभी मायावती माँ के हाथों की वो ममता भरी रोटियां नहीं चख पाता। वो स्वाद दुनिया के किसी भी होटल में नहीं है। कुछ सालों बाद वो तीनों दोस्त बुरे हो गए। एक रात की बात है जब सूरज बहुत ही बीमार था। उसके पास आखिरी समय में वही उसके 2 दोस्त बैठे हुए थे। सूरज ने अपने दोस्तों को आखिरी बार देखा और उन्हें देख के अपनी आखिरी सांस के साथ अपनी जान छोड़ दी। सूरज ने अपनी आखिरी वसीयत में लिखा था कि उसकी राख को रामगढ़ गांव के उसी पुराने मंदिर के पास बिखेरा जाए। सूरज अपनी रूह को अपने रक्षकों के पास ले जाना चाहता था। सूरज की रूह एक तेज रोशनी के साथ शरीर छोड़कर आसमान की ओर जाने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो फिर से वही नौजवान लड़का बन गया है जो रिसर्च करने रामगढ़ गांव जा रहा था। आ जाओ बेटा, बहुत लंबा इंतजार करवाया तुमने। अब हम सब साथ रहेंगे और इस जंगल से गुजरने वाले हर नेक इंसान की रक्षा करेंगे। तभी अचानक सूरज और वो सभी उस रोशनी में धीरे धीरे जंगल की गहराई में विलीन हो गए। अब रामगढ़ में एक नहीं बल्कि कई रक्षक थे जो निस्वार्थ भाव से लोगों की जान बचाते थे। और इस तरह रामगढ़ गांव का वो सच, खौफ, बलिदान और अमर प्रेम की एक ऐसी दास्तां बन गया जिसे वक्त की कोई भी आंधी कभी मिटा नहीं पाई।